हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। कैसी है हमारी क्लास 11th। आई वेलकम यू बैक इन दी वन शॉट सीरीज ऑफ क्लास 11th फॉर स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स। एंड हमने कलेक्शन ऑफ डेटा वाला चैप्टर जो था, कलेक्शन ऑफ डेटा वाला चैप्टर पिछली क्लास में खत्म करा है। आज का जो सेशन है इट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देखो बहुत ही सिंपल सा है, कलेक्शन वाला थोड़ा सा वास्ट था, थोड़े से थियोरेटिकल कंसेप्ट्स भी ज्यादा थे। इस चैप्टर में ना कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा थियोरेटिकल थोड़ा सा प्रैक्टिकल, एंड दोनों ही इजी इजी चीजें हैं। बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 1-1.5 घंटे में शायद इसको खत्म करा दूंगा, 1 घंटा मैक्सिमम, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा आता नहीं है इसमें से, बट आता है तो कंफ्यूज कर देता है। तो प्लीज इस वीडियो को देखकर अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर कर लेना। दिस इज द लेक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बाय योर ईशान पराशर सर, ठीक है जी। तो इसको चालू करते हैं। थोड़ा सा हेयर स्टाइल डिफरेंट दिख रहा होगा तुमको, बट हाँ सेम ही बंदा है, बस हेयर स्टाइल डिफरेंट है। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सर, इसके बारे में बताइए आप हमको। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था डेटा क्या होता है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है सर। एनीथिंग विच इज कैलकुलेटेड, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर सर हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबर्स में डाल सकते हैं, नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डेटा सर, है ना। तो सर अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, प्राइमरी सोर्सेज से करा, सेकेंडरी सोर्सेज से करा, बहुत सारे सोर्सेज थे जो आपने पिछले हमको वन शॉट में समझाए, ठीक है। पिछला वन शॉट नहीं देखा है तो देखना पड़ेगा भाई, कलेक्शन ऑफ डेटा का। तो हमने वो देख लिया कि कैसे डेटा कलेक्ट होता है। अब वाले सेशन में हम देखेंगे डेटा कलेक्ट हो गया, जैसे कि मान के चलो मैंने कहा, मेरे एक लड़का है, मेरा दोस्त है, मैंने उसको कहा भाई जा पूरी सोसाइटी में जाके पूछ कि कितने लोगों के पास स्कूटर है। तो वो डेटा लेकर आया, मिस्टर रामू के पास स्कूटर है, मिस्टर श्यामू के पास है, मिस्टर टोमू, मिस्टर पोमू, मिस्टर चोम, मतलब इन सब के पास स्कूटर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, सारे डेटा लगा लिया एंड टोटल ना 100 लोगों के पास स्कूटर निकल कर आया। तो सर सबका आपने नाम लिखा, सबका लिख दिया कि इनके पास स्कूटर्स हैं। तो ये आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, है ना। कौन सा टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन है ये भी बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन है जो मेरे दोस्त ने करा, जब उसने सब लोगों के पास जाके इंक्वायरी करी एंड वहां से उनसे डेटा कलेक्ट करा। तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन, क्या नाम था इसका। चलो ये बात खत्म सर। अब इस डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें, इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कैसे करें, अच्छे तरीके से कैसे दिखाएं इसको, कि यूं मैं कैसे दिखाऊं कि 2 स्कूटर वाले कितने लोग हैं, 3 स्कूटर वाले कितने हैं, 1 स्कूटर वाले कितने हैं, इसको मैं कैसे क्लासिफाई करूं, कैसे ऑर्गेनाइज करूं इस फैले हुए डेटा को। मेरे पास 100 लोगों का रैंडम डेटा पड़ा है, एक कॉपी के अंदर लिखा हुआ, मैं उसको अच्छे प्रेजेंटेबल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कैसे करूंगा, वही हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है। कैसे हम अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को, रॉ डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, हम इसमें देखने वाले हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे ये टॉपिक्स होते रहेंगे इनके आगे टिक लगाते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। यही जो मैंने बताया ना तुमको सारी बात, उसी को ही क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द सेम थिंग, दोनों का मतलब सेम है। मतलब सर जो हमारा रॉ डेटा होता है, जो हमने कलेक्ट करा है फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, जब हम उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं या क्लासिफाई कर देते हैं, व्हेन वी डिवाइड द रॉ डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स हैविंग सिमिलर क्वालिटीज। सर आपने क्या करा था, जो आपने स्कूटर वाला डेटा लिया, आपने क्या करा, 1 स्कूटर वाले कितने लोग हैं, 2 स्कूटर वाले कितने हैं, 3 स्कूटर वाले कितने हैं, सबको अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया। 3 स्कूटर वाली कैटेगरी में 5 लोग आए, 2 स्कूटर वाली कैटेगरी में 20 लोग आ गए, 1 स्कूटर वाली कैटेगरी में 80 लोग आ गए। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल के, ठीक है। हमने उसको क्लासिफाई कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया डेटा को बाय डिवाइडिंग दी रॉ डेटा इनटू ग्रुप्स ऑफ सिमिलर फीचर्स। उनको ऐसे ग्रुप्स में डाला जहां पर उनके सिमिलर फीचर्स थे, ठीक है जी सर।
तो उसी को क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हमारा सर क्लासिफिकेशन हम करते कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल दो। ये स्कूटर वाला एग्जाम्पल थोड़ी लिख के आऊंगा मैं पेपर में, ये जो आप स्कूटर वाला एग्जाम्पल दे रहे हो ये पेपर में लिख के आऊंगा तो मैडम जी बोलेंगी कि ये कहां से सुन के आए हो ये बेतु का एग्जाम्पल। तो आप हमें कुछ और एग्जाम्पल दो कि डेटा कैसे क्लासिफाई हो सकता है। तो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल एंड स्पेटियल क्लासिफिकेशन। जैसे कि मेरे पास डेटा आया अलग अलग कंट्रीज का रिगार्डिंग दी पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत सारी कंट्रीज का मिक्स्ड डेटा है मेरे पास, चाइना का अलग, इंडिया का अलग, भूटान का अलग, नेपाल का अलग, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, बहुत सारी कंट्रीज का पॉपुलेशन ग्रोथ डेटा मुझको पता लगा। तो अब मुझे उसको क्लासिफाई करना है। ये तो सर रैंडम डेटा था, इसको क्लासिफाई कैसे करोगे? तो मैं उसको क्लासिफाई कर दूंगा ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस। इंडिया का डेटा अलग, इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी, पाकिस्तान में कितनी, चाइना में कितनी, अफगानिस्तान में कितनी। सर जब आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो उनको एक कैटेगरी में डाल के, इन अ सिमिलर ग्रुप, एक ऐसी कैटेगरी में डाल के जहां पे सारे सिमिलर फीचर्स वाले लोग हैं, तो वो सिमिलर फीचर वो आपने क्या ढूंढा? सिमिलर फीचर आपने देखा ज्योग्राफिकल, कि वो सेम कंट्री के हों सारे लोग। आपने ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट देखा, उसी को स्पेटियल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डेटा। ठीक है ना, जब हम डेटा को कंट्री, स्टेट, सिटी में बांट देते हैं, जैसे कि अब हमारे पूरे इंडिया का डेटा है, उसको मुझे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन करना है, तो मैं दिल्ली का अलग कर दूंगा, यूपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग, इस तरीके से मैं उसको ज्योग्राफिकली क्लासिफाई कर सकता हूं। ये तुम्हारे पास, ये देखो एग्जाम्पल भी आ गया। कंट्री के बेसिस पे मैंने क्लासिफाई कर दिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सबका अलग अलग ग्रोथ रेट लिख के मैंने उस अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल इज टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आप सर अभी से डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, आप पिछले 10 साल से डेटा कलेक्ट करते आ रहे हो। ठीक है, आपने 2020 में करा, 2019 में करा, 18, 17, 16, आप बहुत सालों से डेटा कलेक्ट करते आ रहे हो। तो अब आप उस डेटा को, एक और तरीका है जिसमें क्लासिफाई कर सकते हो, दैट इज नोन एज टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है, क्रोनोलॉजी का मतलब पता है क्या होता है? अगर मैं तुमको हिंदी में समझाऊं तो ऐसा बोला नहीं जाता, हम बोलते हैं ना कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रही हैं ये सीरीज। हम मूवीज देखते हैं तो सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती हैं। एक 2014 में आई, फिर 2015, 16, 17, सर मतलब टाइम के साथ साथ आती है ना जो चीजें। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 1997 में वो वाली वॉर हुई, 1865 में ये वाली वॉर हुई, जो भी है, तो दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजी। एंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब हम जब हम टाइम के बेसिस पे, पास्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सर आपने 2017 का भी डेटा लिया था, उसको अलग लिख दो, 2018 का अलग लिख दो, 19 का अलग लिख दो, 20 का अलग लिख दो, दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल या फिर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं उसको। ये एडिशनल वर्ड जरूर याद रखना, पेपर में टेम्पोरल पूछ लिया जाता है एंड हम इसको टेम्पो समझ लेते हैं और टेम्पो से कुछ समझ ही नहीं आता है, तो इसके एडिशनल वर्ड्स याद रखना। क्रोनोलॉजिकल से तो याद आ जाएगा, बट क्रोनोलॉजिकल का सिनोनिम है टेम्पोरल, प्लीज इसको याद रखना। वैसे ही ज्योग्राफिकल से तो पता लग जाएगा, बट ज्योग्राफिकल का सिनोनिम है स्पेटियल, तो इसको याद रखना जी। तो ये देखो मैंने ईयर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया, 1971 का डेटा, 1981 का डेटा, 1991 का डेटा। ये हो गए दो बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्लासिफिकेशन थी ये, कि हमने ईयर के बेसिस पे कर दिया एंड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के बेसिस पे कर दिया। बेसिक थे, बहुत आसान थे, उतना ही टॉपिक था उनका, खत्म कर देना उसको। अब थोड़े से एडवांस लेवल पर आते हैं, थोड़े एडवांस लेवल की क्लासिफिकेशन देखेंगे। उस एडवांस लेवल से पहले तुमको कुछ वर्ड्स के मतलब बताना चाहता हूं, ठीक है। उस एडवांस लेवल से पहुंचने से पहले सर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हम सीख लें, अगर मुझे नहीं आते तो। तुमको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो तुम्हारा भाई तुमको सिखा देगा। दो वर्ड सिखाने वाला हूं, एक वर्ड है वेरिएबल, द अदर वन इज एट्रीब्यूट। वेरिएबल एक ऐसी चीज जिसको हम
क्वांटिटेटिवली मेजर्ड कर सकते हैं, मतलब हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर्स में एक्सप्रेस करे जाने वाली डेटा, जैसे 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 मैंने बोला मेरी क्लास के बच्चों के मार्क्स, क्लास 11th के बच्चों के मार्क्स, तो सर हाँ उनको नंबर्स में मेजर करा जा सकता है। ठीक है, 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 30 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 40 50 60 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं। ठीक है, वो हम मतलब हम वो डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करा, आपके पास 100 बच्चे थे एंड उनके मार्क्स थे, तो आपने मार्क्स के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन कर दिया कि 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे, 20 मार्क्स वाले कितने बच्चे, 30 मार्क्स वाले कितने बच्चे। तो मार्क्स इज व्हाट, जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, जो तुम्हारे मार्क्स आए पेपर में, दैट इज व्हाट, दैट इज अ वेरिएबल, बिकॉज उसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं मेजर कर पा रहा हूं, दैट इज नोन एज अ वेरिएबल। एंड जब वेरिएबल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, जब वेरिएबल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है तो उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन मत लो, एग्जांपल भी मिल जाएगा, ध्यान से देखना बस। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज एनीथिंग विच कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड, जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। जैसे कि अब मैं तुमसे बोलूं मेरी क्लास में बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, तो सर आप बोलोगे कि इसका डेटा तो निकाला जा सकता है, बट आपने क्लासिफिकेशन कैसे करा? पिछले बारी आपने क्लासिफिकेशन किस पे करा था? नंबर्स के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे। तो मार्क्स आर क्वांटिटेटिव क्वालिटी ना, मार्क्स को मेजर करा जा सकता है, 10 20 30, है ना। तो जब क्वांटिटेटिव क्वांटिटी में देखा जाता है वे उसको वेरिएबल बोलते हैं, एंड वेरिएबल के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन होता है वो होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। बट जब एक ऐसी चीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने कहा मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं एंड कितने गर्ल्स हैं, तो सर गर्ल्स एंड बॉयज इज अ क्वालिटी। ठीक है, ये एट्रीब्यूट डिटरमाइंस दी क्वालिटी, एट्रीब्यूट को हम क्वालिटी भी बोल सकते हैं। वेरिएबल इज रिलेटेड टू क्वांटिटी एंड एट्रीब्यूट इज रिलेटेड टू, ये मैंने किसके लिए लिखा है भाई? ये मैंने दोनों के लिए नहीं लिखा, दिस इज फॉर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के लिए मैंने लिखा है एट्रीब्यूट रिलेटेड टू क्वालिटी एंड वेरिएबल इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी, समथिंग क्वांटिटेटिव। तो ठीक है सर, क्या क्वालिटी है कि बॉयज और गर्ल्स। अब बॉयज और गर्ल्स उसका लेवल तो मेजर नहीं हो सकता ना, जैसे मार्क्स तो कम ज्यादा 20 30 हो सकते हैं, बट बॉय कम ज्यादा या गर्ल्स कम ज्यादा कैसे हो सकते हैं? दैट इज अ क्वालिटी सर, क्वालिटी को मेजर नहीं करा जा सकता। अगर मैं बोलूं कि मेरे डेटा को क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्टूडेंट, या कलर नहीं, कलर तो रेसिस्ट हो जाएगा, मतलब हम क्या बोले, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेस्टी ऑफ द स्टूडेंट, कि बच्चा कितना ऑनेस्ट है, तो सर ऑनेस्टी इज एनीथिंग जिसको हम मेजर नहीं कर सकते सर। या तो बच्चा ऑनेस्ट होगा या तो बच्चा ऑनेस्ट नहीं होगा, सिंपल बात है। तो दैट इज अ क्वालिटी। जब आप क्वालिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहले तुमको क्वालिटेटिव ही दिखा देते हैं। when the data is when the data are classified according to qualities or attributes, qualities और attributes का मतलब एक ही होता है, सच एज अगर सर हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, देन क्लासिफिकेशन इज रेफर्ड टू एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, तो उसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसमें दो तरीके के आ जाते हैं, एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, एक होता है मेनी फोल्ड। तो सर सिंपल में क्या होएगा, आपने सिर्फ दो बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपने ना आपने क्या करा, आपने मेल, आपने कुछ डेटा कलेक्ट करा, उसमें आपने कहा कि इसको ना क्लासिफाई कर दो ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, तो मैंने लिख दिया मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर।
तो मैंने इस बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर दिया डेटा को, बात खत्म सर, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, आपने कहा कि उसको उनकी जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दो, तो मैंने लिख दिया मेल इतने हैं, फीमेल्स इतनी थी, एंड उस डेटा के अंदर ट्रांसजेंडर्स इतने थे। बट व्हाट इज मेनी फोल्ड क्लासिफिकेशन? मेनी फोल्ड के अंदर क्या होगा सर? तो ध्यान से देखना, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम उसको डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से करते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। सर ये तो सिंपल ही हो गया। अब इसमें और कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, मेल तो आपने लिख दिया कि 10 मेल हैं, 20 फीमेल हैं, 10 ट्रांसजेंडर है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद इसको और फर्दर कैटेगराइज करो। इन मेल में से लिखो कि कितने ऑनेस्ट मेल्स हैं, कितने मेल्स डिसऑनेस्ट हैं। फीमेल्स में भी लिखो कितनी ऑनेस्ट फीमेल्स हैं, कितनी डिसऑनेस्ट फीमेल्स हैं। ट्रांसजेंडर में भी बताओ कितने ऑनेस्ट ट्रांसजेंडर्स हैं, कितने डिसऑनेस्ट ट्रांसजेंडर्स हैं। तो जब मैं उसी क्वालिटी को फर्दर और स्टेप्स में बांट देता हूं, उस क्वालिटी को फर्दर और ज्यादा नीचे लेके चले जाता हूं और ज्यादा कैटेगराइज कर देता हूं, एक कैटेगरी को और ज्यादा कैटेगराइज कर देता हूं, दैट इज मेनी फोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एंड ये होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, जब उसको एक बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया जाता है। इसका दोनों का मैंने तुमको एग्जाम्पल भी दे दिया, जैसे ना इसका एग्जाम्पल में नंबर्स भी लिख लो भाई। मेल कितने हैं, मैंने कुछ सर्वे करा था 50 लोगों का, तो मेल निकल कर आए 20, फीमेल निकल कर आई 21 एंड ट्रांसजेंडर निकल कर आए 9। तो सर ठीक है, ये तो हो गया, कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन हो गया। अब आपने इसी को ही और ज्यादा बांट दिया। मेल कितने थे टोटल? मेल सर आपके थे 20, तो इन टोटल 20 मेल्स के अंदर ऑनेस्ट मेल्स कितने निकल कर आए? 8, और डिसऑनेस्ट मेल्स कितने थे? 12। वैसे ही फीमेल्स में भी कैटेगराइज कर दिया, मतलब ना हमने डेटा को और ज्यादा बांट दिया। तो ये हमारी पूरी कहानी खत्म हो गई क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में। थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज थी? जिसको क्वांटिटेटिवली मेजर करा जा सकता है, एक ऐसी चीज जिसको हम नंबर्स की टर्म में दिखा सकते हैं। तो इफ द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमिना विच इज केपेबल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, एक ऐसी चीज जिसको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करी जा सकती है, एंड वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में हम क्या बोलते हैं उसको? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि सर एज बिल्कुल मेजर करी जा सकती है, 10 साल के कितने बच्चे, 20, 30, 40, 50, ऐसे करके हम एज को मेजर कर सकते हैं, एंड उसके अंदर कितने लोग कैटेगराइज हो रहे हैं वो लिख सकते हैं। हाइट, हाँ सर 170 सेंटीमीटर किसकी हाइट है, वो कितने लोग हैं, 171 कितनी है, 172 कितनी है, सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वेट, सेल्स, प्रॉफिट्स, ये सब चीजें क्वांटिटेटिव डेटा का पार्ट होती है, वेरिएबल का पार्ट होती है। एंड जब हम वेरिएबल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि ये देखो, डेली अर्निंग्स, एक 0 से लेके 100 रुपए कमाने वाले कितनी दुकानें हैं? 6 दुकानें। 100 से लेके 200 रुपए कमाने वाली 14 दुकानें। 200 से 300 कमाने वाली 8 दुकानें, डेली की अर्निंग है। 300 से 400 कमाने वाली 12 दुकानें। तो सर आपने अब अपने डेटा को क्लासिफाई करा, आप इसका समझो बात को, आपने अपना दोस्त भेजा, वो अलग अलग दुकानों पे गया, उनसे उनकी अर्निंग्स पूछी, तो वो तो हो गया रॉ डेटा। ठीक है, और कितनी दुकानों पे गया होगा? टोटल 20, और टोटल 40 दुकानों पे गया वो। ठीक है, टोटल 40 दुकानों पे जाके उसने उनकी अर्निंग्स पूछ ली, तो वो तो रॉ डेटा हो गया आपके पास, 40 दुकानों का रॉ डेटा। अब आपको उसको एक डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो आपने क्या करा? आपने देखा कि जो मैक्सिमम सैलरी है वो 400 से कम है, एंड मिनिमम शायद 30 या 40 रुपए है पर डे की अर्निंग। तो आपने उसको ग्रुप्स में बांट दिया, एंड ग्रुप्स क्या थे? ग्रुप्स थे डेली अर्निंग्स, एंड ये क्या है? वेरिएबल्स है। ये सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्यों हैं?
क्योंकि हम इनको नंबर्स की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं सर। डेली अर्निंग्स को नंबर की फॉर्म में मेजर करा जा सकता है। दैट्स वाई जब हम वेरिएबल्स लिखते हैं एंड उनके करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं कि कितनी चीजें हैं, कितने लोग हैं या कितने स्टोर्स हैं जो इस वेरिएबल के अंदर लाई करते हैं 0 से 100 के बीच में, 100 से 200 के बीच में कितने वेरिएबल्स कितने स्टोर्स हैं जो लाई करते हैं, दैट गिव्स अस द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। वेरिएबल मैंने तुमको बताया ना, मैंने तुमको बताया वेरिएबल क्या होता है ना। वेरिएबल वेरिएबल कर रहा हूं इतना। वेरिएबल मतलब जो क्वांटिटेटिवली मेजर हो सकता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिएबल इज एनीथिंग जिसको नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में तो कहानी बताऊंगा। अब बात समझना, जितना तुमको कराया ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल एंड क्वालिटेटिव, बस उतना ही है उनके बारे में, इतनी ही चीजें हैं, वो सिर्फ इतना ही आता है थ्योरी के अंदर। अब आ गए हैं मेन चाचा के ऊपर, जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है ना, अपना पूरा चैप्टर ही उसके बारे में है। पूरा चैप्टर उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, कितने तरीकों की होती है। तो उसी में थोड़ी सी आगे चीजें लेके चलते हैं। पहले वेरिएबल का मतलब देख लेते हैं। वेरिएबल फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल एंड द अदर वन इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। दोनों का एग्जाम्पल देता हूं तुमको, एग्जाम्पल से ही समझ आ जाएगा। मैंने अपनी क्लास 11th के बच्चों के मार्क्स लिए, मार्क्स ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास के बच्चों के मार्क्स मैंने लिए। ठीक है, टोटल कितने बच्चे थे इसके अंदर, जितने भी हो। ठीक है सर, तो मार्क्स कितने थे और फुल मार्क्स कितने, कितने मार्क्स का टेस्ट था ये? 100 मार्क्स का टेस्ट था। तो सर आपने क्या करा, डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर आपने एक तो लिखा वेरिएबल, वेरिएबल को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट करा, एंड उसके अंदर आने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे उसको ऐसे लिख दिया आपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है सर, तो 80 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 90 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, एक सेकेंड, 70 लाने वाले कितने हैं, 80 लाने वाले कितने हैं, 90 लाने वाले कितने हैं, 100 लाने वाले कितने हैं। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे निकल कर आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए, 4, 12, फिर दोबारा 4 एंड 10। टोटल देखो कितने बच्चे हो गए, 70 मार्क्स लाने वाले 4, 80 मार्क्स लाने वाले 12, तो 16 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। 90 मार्क्स लाने वाले 4, 20, और 100 मार्क्स लाने वाले 10। तो टोटल हो गए हमारे पास 30 बच्चों का आपने सर सर्वे करा, 30 बच्चों से उनके मार्क्स पूछे। ठीक है, एंड आपने उनके मार्क्स इस तरीके से लिख दिए। इसके अंदर एक ड्रॉबैक क्या हो जाता है इसका, डिस्क्रीट सीरीज का या डिस्क्रीट वेरिएबल का क्या ड्रॉबैक है, इसके अंदर ना जो इन इंटरवल्स के बीच का वैल्यू है, जैसे मान के चलो किसी बच्चे के 75 मार्क्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं उस केस में, या चलो सर 75 तो ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम ये क्या करते हैं 70, 71 सारी वैल्यूज लिख देते। बट यहां पर किसी बच्चे के मार्क्स आते 75.5 या 77.5 या 80.5, तो उस बच्चे के मार्क्स कैसे लिखे जाएंगे? ये तो आपने सारे आंसर्स जितने भी मार्क्स थे तो राउंड फिगर में लिख दिए आपने, राउंड फिगर में निकाल दिया आपने आंसर। इसके अंदर आपने ना फ्रैक्शनल वैल्यूज को कंसीडर ही नहीं करा, फ्रैक्शनल नहीं बोलता, डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज को कंसीडर ही नहीं करा। अब ना इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये थोड़ी सी ना बड़ी वैल्यूज ले ली मैंने, इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, बताता हूं तुमको क्या करना है। अब ये 100 मार्क्स की जगह हो गया 10 मार्क्स का टेस्ट, थोड़ा 100 मार्क्स ना बड़ा हो गया, इसको कर देते हैं 10 मार्क्स का टेस्ट।
तो 10 मार्क्स में जो लीस्ट मार्क्स आए हैं बच्चे के 7 आए हैं, मान के चलो 7 से कम आए ही नहीं है, तो 7 से ज्यादा आए हैं 7, 8, 9 और 10। ठीक है सर, आपने लिख दिया। बट ये ना, इसमें अगर कोई बच्चा ऐसा है ना जिसके 7.7 है, तो आपने क्या करा, उसका राउंड ऑफ करके 8 कर दिया। तो बट ये तो गलत बात हुई ना सर, आपको उसके एक्चुअल मार्क्स लिखने चाहिए थे। 7.7 मार्क्स वाले कितने हैं, ठीक है। तो क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, यही दिक्कत है कि अगर कोई डेसिमल वैल्यू है ना, वो कंसीडर नहीं हो पाती। इसके अंदर पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू तो कंसीडर हो जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू 7, 8, 9, 10, ये सारी वैल्यूज तो हो जाएंगी इसके अंदर कंसीडर। कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू है, वो इंक्लूड हो जाएंगी। बट डेसिमल वैल्यू छूट जाती है इसके हाथों से, इसके हाथों से निकल जाती है डेसिमल वैल्यू। बट इस केस में क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज के केस में क्या होगा, कंटिन्यूअस सीरीज का केस बनाते हैं, इसी का बना देता हूं ना, रुक जाओ। इधर आ जाता है क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इधर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड क्लास इंटरवल। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है, ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं। इस वाले वेरिएबल का नाम है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर डेसिमल वैल्यूज नहीं आ पाती। कंटिन्यूअस वेरिएबल का पूरा नाम होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, यही हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल है, क्लास इंटरवल। कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या हो जाता है, ठीक है सर, अब आपको सारी वैल्यूज इंक्लूड करनी है ना, मतलब कोई 7.7 मार्क्स वाला बच्चा भी हो, उसकी वैल्यू भी आपको लेनी है या ऐसा कुछ है, तो आप क्या करो, आप ऐसा करो 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, ऐसे करके लिख लो। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप लिख लो वैल्यूज, 7 to 8 लाने वाले 10 बच्चे, इधर भी 10, इधर भी 10, तो टोटल इधर भी 30 बच्चों का ही सर्वे हुआ। बस फर्क क्या आया, अब आपने ना एक इंटरवल डिसाइड कर दिया, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, मतलब 9 to 10 के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं 9 से लेके 10 के बीच की, अगर किसी बच्चे के 9.75 नंबर है या 9.5 नंबर है, तो वो इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा। बट अगर कोई 9.5 वाला बच्चा होगा तो वो इन वैल्यूज में नहीं इंक्लूड हो पाएगा। बस यही एक दिक्कत है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डेसिमल वैल्यूज नहीं इंक्लूड होती एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर सारी वैल्यूज, चाहे वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो, चाहे इंटीग्रल वैल्यू हो, चाहे डेसिमल वैल्यू हो, मेन तो डेसिमल वैल्यू ही है, मतलब डेसिमल वैल्यू जो होती है वो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर इंक्लूड हो जाती है सर। बस इतना सा थोड़ी सी बात थी इसके बारे में जो बतानी थी, आगे क्वेश्चन करेंगे और समझ आ जाएगा तुमको। तो यही है, देखो हमारी जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है ना, वो भी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। 3 तरीके की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है, कुछ भी नहीं है स्टैटिस्टिकल सीरीज, हम सब पढ़ चुके हैं। अगर तुमने अभी तक मेरी बात सुनी है तो स्टैटिस्टिकल सीरीज कोई नया टॉपिक नहीं है, ये हम सब कर चुके हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज में 2 तरीके की सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज और एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मतलब जो रॉ डेटा है हमारे पास, सर ये तो रॉ डेटा तो हम कलेक्शन ऑफ डेटा में ही कलेक्ट करके आ चुके हैं, तो बस वही है, जो रॉ डेटा होता है ना उसी को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। दैट रॉ डेटा इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज, वही हमारा इंडिविजुअल सीरीज होता है सर। ठीक है, कैसे कैसे होता है वो भी बताता हूं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कौन सी होती है, वही सर जो हमने 2 वेरिएबल्स देखे ना अभी, उन्हीं टाइप की सीरीज। एक होती है सिंपल अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यार कंटिन्यूअस सीरीज का ही दूसरा नाम है। जब हमने कंटिन्यूअस वेरिएबल पढ़ा ना, वही मतलब कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस वेरिएबल, वन ऑफ द सेम थिंग। तो कंटिन्यूअस सीरीज का ही दूसरा नाम है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट वेरिएबल का ही नाम है सिंपल या फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो सर ये कौन सा था? दिस इज योर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज योर, जो आपने एग्जांपल यहां पे लिया, दिस इज योर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो सर, आप इधर ये बता रहे थे रॉ डेटा के बारे में, तो रॉ डेटा तो नॉर्मल डेटा है कि भैया 10 बच्चों का डेटा आपने कलेक्ट करा, तो बस 10 बच्चों का डेटा आपने लिख दिया, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, इस तरीके से डेटा है और उनके आपने मार्क्स लिख दिए। जो भी ये सब चीजें हैं, जो रॉ डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, बाद में उसको बिना ऑर्गेनाइज करे जो आपने रॉ डेटा कलेक्ट करा, वही आपका इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कहलाता है। कैसी होती है अभी दिखाता भी हूं, किस तरीके से वहां पे डेटा पड़ा होता है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। ये हो गई हमारी डिस्क्रीट सीरीज, इसके बारे में बता भी चुका हूं, देखो यही चीजें हैं सारी, बस अब थोड़े से ना इनके बारे में और डिटेल, इनके और अच्छे से नाम देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल्स अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड होते हैं। वेरिएबल्स अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसी, व्हेन द वेरिएबल्स आर प्रोवाइडेड, वेरिएबल्स भी कौन से वाला है, ये भी अभी एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, when discrete variable along with their frequency are provided, that is known as a discrete series। सर वही जो आपने डिस्क्रीट वेरिएबल्स वहां पे लिख रखे थे, उनके साथ में आपने उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख दी थी ना, तो वही आपका डिस्क्रीट सीरीज बन गया था। मेरी क्लास कहेगी ये सीरीज तो ठीक है भाई, सब ठीक है, फ्रीक्वेंसी कौन बताएगा? सर आपने हमें फ्रीक्वेंसी तो बताया ही नहीं। तो फ्रीक्वेंसी वही कि उस क्लास इंटरवल में कितने लोग रिपीट हो रहे हैं, या फिर 7 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 8 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, वो कितने बच्चे डिटरमाइंस दी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 मार्क्स कितने बच्चे लाए हैं, 8 मार्क्स कितने बच्चे लाए हैं, तो दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क तो मतलब वेरिएबल ही होता है, क्लास मार्क का पूरा नाम वेरिएबल भी नहीं, क्लास मार्क होता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल। क्लास मार्क्स इज द डिस्क्रीट वेरिएबल। सर ये जो आपने डिस्क्रीट वेरिएबल लिखा ना, डिस्क्रीट वेरिएबल का आज से एक नया नाम इजाद हुआ है, दैट नया नाम इज क्लास मार्क। 10, 20, 30, 40 ये सब बच्चों के मार्क्स आए हैं, ठीक है सर, उनके करस्पॉन्डिंग ये रही फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स द वेरिएबल रिपीट्स इटसेल्फ, वेरिएबल अपने आप को कितनी बारी रिपीट करता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस ये मार्क्स लाने वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमको फ्रीक्वेंसी बताएगी। तो बस 10 लाख लाने वाले इतने, 20 मार्क्स वाले लाने वाले इतने, 30 मार्क्स लाने वाले 9 बच्चे, 40 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे। बस इसमें दिक्कत क्या आ जाती है सर, वही बात है, अगर कोई बच्चा 25 मार्क्स ले आया या 25.5 मार्क्स ले आया, तो इनके बीच की जो वैल्यू होती है ना वो इंक्लूड नहीं हो पाती। ठीक है, कौन सी? डेसिमल वैल्यू जर्नली ना इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो पाती। डेसिमल वैल्यू जर्नली हमारे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाती। डेसिमल वैल्यू बोल लो या वो वैल्यू जो इसके में लाई नहीं कर रही है। अब देखो क्लास मार्क्स कैसे चल रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके चल रहे हैं, तो इसके मिड की जो बीच का अगर कोई वैल्यू आ गया ना, तो वो हम कैसे इंक्लूड करेंगे, उसी के लिए कंटिन्यूअस वेरिएबल का या कंटिन्यूअस सीरीज का इजाद हुआ। पहले ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो ये रहा, ये हमारा रॉ डेटा, मैंने बताया था ना, ये मुझे रॉ डेटा प्रोवाइडेड है इस तरीके से। इतने गंदे तरीके से अगर डेटा प्रोवाइडेड होगा तो किसका देखने का मन करेगा, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज करा जाता है। तो ये 30 जूतों 30 पेयर्स ऑफ शूज सोल्ड बाय द शोरूम ऑन अ पर्टिकुलर डे इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। हमको ट्रांसफॉर्म करना है, ये 30 पेयर ऑफ शूज का हमें डेटा प्रोवाइडेड है। एक दुकान में 30 पेयर ऑफ जूते बेचे गए, तो 8 नंबर का एक जूता बिका, 9 नंबर का बिका, 5 नंबर का 8, ऐसे करके इसने डेटा लिख दिया। अब हमें इस डेटा को कैसे कन्वर्ट करना है, डिस्क्रीट वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, डिस्क्रीट सीरीज में। तो सर आप शूज का साइज यहां पर लिख दो। अब डिस्क्रीट में क्यों कन्वर्ट हो पा रहा है ये ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्क्रीट में कर पा रहा हूं।
अगर कोई डेसिमल वैल्यू होती ना तो मैं डिस्क्रीट में करता ही नहीं, मैं इसको कंटिन्यूअस वेरिएबल में कन्वर्ट करता, कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करता। सबसे लोएस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है 5 एंड सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा जूता मुझे दिख रहा है 10 नंबर का। तो सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू कितनी 5 ले ली मैंने। शू साइज 5 कितना बिका 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है सर, 5 वाले देखते हैं पहले, या तो ऐसे ही देखते रहते हैं ना, 8 टेली मार्क्स लगाते रहते हैं। 8 सबसे पहला 8 नंबर का जूता बिका, फिर 9 नंबर का बिका, फिर 5 नंबर का, फिर दोबारा 8 नंबर, फिर 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, फिर 10 नंबर का जूता, 8 7 8, 8 7 8, 6 7 10 7, 6 7 10 7, 5 8 5 6, 5 8 5 and 6, 7 9 8 6, 7 9 8 6, 10 8 7 7, 10 8 7 7, 8 9 8, 8 9 and 8। अब टोटल देखो कितने हो गए। 5 जोड़ी वाले कितने जूते बिके, 5 जोड़ी वाले तो कितने मार्क्स आए 1 2 3, टेली मार्क्स 3 आए हैं, तो कितने जूते बिके 3। 6 जोड़ी वाले कितने बिके 4, 7 जोड़ी वाले 5 और 2 7, 8 नंबर वाले 5 और ये 9, 9 नंबर वाले जूते कितने बिके 4 बिके, 10 नंबर वाले बिके 3। इन सबको कर दिया ऐड, 3 4 ये हो जाएगा 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23, 23 + 7 हो जाता है 30। तो सर सबका टोटल करके 30 आ रहे हैं, इसका यही तो थे 30 पेयर ऑफ शूज ही तो थे। तो बस अब आपने इसको अच्छे तरीके से क्या करा है, आपने इसका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कर दिया। अगर तुम देखो तो मैंने क्या करा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करा है नहीं करा। एंड ये पूरे चैप्टर में जितने भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं उनके अंदर हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ही करेंगे। ये रॉ डेटा प्रोवाइडेड था, इसको हमने क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कर दिया। एंड उसका भी नाम बताओ सर, कौन सा पर्टिकुलर टाइप का क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करा, तो आपने डिस्क्रीट वाला करा, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है जी, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, मतलब हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकलती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट दी परसेंटेज वैल्यू। तो जो भी गिवन फ्रीक्वेंसी होगी उसको डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल कितनी है 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कट गया 10 पे, ये आ गया 10%। 4 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, एक जीरो से एक जीरो गया, ये आ जाएगा 40/3। 40/3 मेरे हिसाब से हो जाएगा 13.33%। ऐसे ही सारे वैल्यूज निकालना है, ऐसे ही सारे वैल्यूज मुझको चाहिए। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, ये सारी वैल्यूज अपने को चाहिए, सारी वैल्यूज निकाल देना। ठीक है, हो पाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जी। इसके बाद मैं कंटिन्यूअस सीरीज को स्टार्ट करता हूं, तब तक तुम भी सांस ले लो एंड ये चैप्टर खत्म। चैप्टर मतलब ना बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी बोल सकते हैं, आसान सा चैप्टर है। बस हमें क्लासिफिकेशन करना है, रॉ डेटा को कन्वर्ट करना है। एक तरीका देख लिया रॉ डेटा को, रॉ डेटा होता क्या है उसका सर एक और नाम है इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, हमें इंडिविजुअल सीरीज को या तो डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे या कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे।
डिस्क्रीट सीरीज का एक और नाम होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस सीरीज का एक और नाम होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर, कोई लोड नहीं है, समझ गए बात आपकी। अनग्रुप्ड वाला हमने एक करके भी देख लिया, एक कंटिन्यूअस सीरीज का भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। तब उससे पहले कंटिन्यूअस सीरीज समझाऊंगा, तब तक एक बारी चाय कॉफी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम आ गए हैं कंटिन्यूअस सीरीज पे, या फिर इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो हमको जाननी जरूरी है। ठीक है सर, इस बारी जो आपको वेरिएबल दिया हुआ है, दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। एंड जब आपके कंटिन्यूअस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड होगी, इट इज नोन एज कंटिन्यूअस वेरिएबल अलोंग विद फ्रीक्वेंसी। जब कंटिन्यूअस वेरिएबल के अलोंग उसकी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड होगी ना सर, उसी को कंटिन्यूअस सीरीज कहा जाता है। ठीक है सर, ये आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल था, आपने बताया भी था, इसमें सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाती हैं, फ्रैक्शनल, डेसिमल, सारी वैल्यूज। मतलब अब आपने मार्क्स पूछे बच्चों के, 10 से 20 मार्क्स के बीच में जितने भी मार्क्स होंगे, 10.5, 10.75, 15.75, जितने भी मार्क्स होंगे वो सब इसी रेंज के अंदर आ जाएंगे। ये एक रेंज बना देती है। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 6। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले 5। 30 से 40 के रेंज में लाने वाले 9 बच्चे। 40 से 50 की रेंज में लाने वाले 10 बच्चे। ठीक है सर, तो आपने कंटिन्यूअस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ना, मतलब वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर कितनी बार, मतलब कंटिन्यूअस वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा था, दैट गिव्स अस फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल अकर्ड विद इन द क्लास इंटरवल, CI मतलब इसको लिख ही देता हूं, क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल में वेरिएबल्स कितनी बार लाई कर रहे हैं सर? 10 से 20 के बीच में कितनी बार, कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं? 6। तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल अकर्ड विद इन दी क्लास इंटरवल, दैट गिव्स अस दी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या होता है? वेरिएबल्स रेंज को हटाओ, इसका नाम रख देते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। वेरिएबल्स रेंज लिख दो वैसे तो, या रुक जाओ भाई, इसको चेंज ही कर देते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल कर देते हैं इसको। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल इज नथिंग बट दी कंटिन्यूअस वेरिएबल। एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल के बारे में सारी बात अपन लोगों को बता दी है मैंने। ठीक है, मिड वैल्यू क्या होती है? मिड वैल्यू के बारे में बाद में बताऊंगा। व्हाट इज क्लास साइज? तो वो होता है L2 माइनस L1। अब ये L2 और L1 क्या चीज है सर? भाई ये जो पहले लिखा है ना, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट, इसको L1 से डिनोट करा जाता है। सर ये वाले जो सीरीज है 10 से 20 वाले का लोअर लिमिट कितना है? 10। अगले वाले में लोअर लिमिट है 20, फिर 30, फिर 40, ये सारे इसकी लोअर लिमिट्स हैं। सर अपर लिमिट्स क्या है फर्स्ट वाले का? तो इसका अपर लिमिट है L2 एंड इसको क्या कहा जाता है? अपर लिमिट। इसका अपर लिमिट का वैल्यू है 20। अगले वाली सीरीज का अपर लिमिट बताओ तो वो है 30, फिर उससे अगले का अपर लिमिट 40, फिर ये लास्ट वाली सीरीज का अपर लिमिट इज 50। तो दिस गिव्स अस द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। ओके रिपोर्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास साइज क्या होगा? क्लास साइज दोबारा से देख ले मेरी क्लास, ठीक है, मेरी क्लास दोबारा से देख ले, क्लास साइज
तो वो होता है लोअर लिमिट, क्या कहते हैं, अपर लिमिट L2 माइनस L1। मतलब कुछ भी नहीं, L2 माइनस L1 क्लास साइज, मतलब पता है क्या होता है कि क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप कितना है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, गैप बिटवीन क्लास इंटरवल्स। गैप बिटवीन क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स के बीच में कितना गैप है, 10 से 20 के बीच में कितना गैप है, 20 माइनस 10 करेंगे सर, 10 यूनिट्स का गैप है। 20 से 30 के बीच में कितने का गैप है, 10 यूनिट्स का गैप है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके हमको गैप बिटवीन क्लास इंटरवल्स पता लग जाएगा। रेंज क्या होती है, रेंज इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सर इन सब वैल्यूज में से, या हाईएस्ट वेरिएबल भी लिख सकते हो, हाईएस्ट वेरिएबल कितना है 50, लोएस्ट वेरिएबल कितना है 10। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हाईएस्ट वैल्यू इज 50 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 10, हेंस द रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की रेंज कितनी निकल कर आई, वो निकल कर आई 40। ठीक है सर, सारे एलिमेंट्स बता दिए, एक ये रह गया मिड वैल्यू, इसके बारे में भी बता देते हैं। यार कभी कभी ये क्लास इंटरवल से काम नहीं बनता, तो हमें ना इस कंटिन्यूअस वेरिएबल की मिड वैल्यू निकालनी पड़ जाती है, बिल्कुल उसके बीच का सेंटर वैल्यू निकालना पड़ जाता है। तो कैसे निकालेंगे सर सेंटर वैल्यू, ठीक है, इसमें तो सर ये मुश्किल सा लिख दिया, एवरेज ऑफ क्लास लिमिट्स, एवरेज ऑफ क्लास लिमिट्स तो मुझे निकालना ही नहीं आता। तो कुछ मत करो मेरे भाई बहन, लोअर लिमिट अपर लिमिट तुम्हारे को प्रोवाइडेड है, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। एंड फिर तुम देखोगे भी सर 10 से 20 के बीच में 15 ही तो आता है। तो बस यही फॉर्मूला है मिड वैल्यू निकालने का, लोअर लिमिट दैट इज L1 प्लस अपर लिमिट दैट इज L2 डिवाइडेड बाय 2, वही होता है हमारा मिड वैल्यू का फॉर्मूला। ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। अब मेरी क्लास फटाफट से मुझे पॉज करे एंड ये बताए कि ये एक एट्रीब्यूट का एग्जांपल है या वेरिएबल का। पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताना, मैं तुमको बता देता हूं। एनुअल इनकम इज मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। सर हम एनुअल इनकम को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। अगर नंबर्स में मेजर हो सकती है इसका मतलब तो ये वेरिएबल हुआ ना, बात खत्म। एक और देखो, मैंने कहा नेशनैलिटी ऑफ पर्सन्स। हमने कहीं गए, हम बाहर घूमने एंड हमने लोगों से पूछा आप कौन से देश से हो, आप कौन से देश से हो। उसने एक ने बताया मैं स्पेन से हूं, एक ने बताया मैं मोरक्को से हूं, एक ने बताया मैं इंडिया से हूं, एक ने बताया मैं श्रीलंका से हूं। तो दैट इज द नेशनैलिटी। एंड सर अब जब हम नेशनैलिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो नेशनैलिटी इज अ क्वालिटी ऑफ समवन और एन एट्रीब्यूट ऑफ समवन। तो अगर नेशनैलिटी ऑफ पर्सन या ऐसा कुछ देख रहे हैं तो इन दैट केस वो एट्रीब्यूट कहलाएगा। ठीक है जी। अब फटाफट से तुमको कराऊंगा कुछ अच्छे अच्छे चीजें। हमने ना, अब तुम ये देखो, हमने क्या मजाक मजाक में कितनी सारी चीजें कवर कर ली। मजाक तो नहीं, टाइम तो लगा है। हमने क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा देख लिया, 4 तरीकों से होता है, 4 तरीके देख लिए सर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, वो तो उतना ही पोर्शन था। फिर आगे का सिर्फ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने पहले वेरिएबल और एट्रीब्यूट का डिफरेंस समझा क्या होता है, सारे टाइप की स्टैटिस्टिकल सीरीज देखी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, क्या होता है इनके बीच में ये भी देख लिया। अब हम आ गए हैं इस वाले केस पर। कंटिन्यूअस सीरीज सिर्फ एक अकेली नहीं है, कंटिन्यूअस सीरीज में कुछ स्पेशल केसेस भी देखने को मिलेंगे, कुछ अतरंगी फतरंगी चीजें देखने को मिलेंगी एंड उसको हमें वापस से नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट करना होगा। कुछ अतरंगी सीरीज दिखेंगी एंड उनको वापस से हम नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे अपने स्पेशल केसेस वाले पार्ट में। तो अब हम इस पे आ गए हैं।
अपना फर्स्ट स्पेशल केस कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट स्पेशल केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज? तो वो है इंक्लूसिव सीरीज। सर ये देखो इंक्लूसिव सीरीज का एक एग्जांपल भी दे दिया, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। ये क्या है सर? व्हाट इज दिस इंक्लूसिव सीरीज? मुझे तो फर्क नहीं समझ आया, तो फर्क मैं समझाता हूं। ये 9 पे खत्म हो रहा है, 10 पे शुरू हो रहा है, 19 पे खत्म हो रहा है, 20 पे शुरू हो रहा है। अब वो बच्चा कहां गया जिसके 9.5 मार्क्स आएंगे? वो बच्चा कहां गया जिसके 19.2 मार्क्स आएंगे? वो बच्चा कहां गया जिसके 29.8 मार्क्स आएंगे? वो तो फंस गया बेचारा, वो तो किसी की रेंज में नहीं आया, वो तो कहीं भी इंक्लूड नहीं हो पा रहा ना। समझ रहे हो इस चीज को? तो कोई बच्चा जिसके 29.8 मार्क्स आए हो उसको हम कहां इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो तो किसी भी रेंज में नहीं है। दैट्स वाई दिस इज एन इनइफेक्टिव, दिस इज एन इनइफेक्टिव सीरीज, दिस इज नॉट अ गुड सीरीज। एंड वापस हमको इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक्सक्लूसिव, जो हमारी नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज होती है ना, उसको एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी बताऊंगा, कैसे कन्वर्ट होगा वो बताता हूं। बट ये एक एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल है जो अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी गैप नहीं आ रहा सर, 10 पे खत्म हुआ 10 पे ही शुरू हो गया, 20 पे खत्म हुआ अगले वाला 20 पे ही शुरू हो गया, कोई भी गैप देखने को नहीं मिला। ये रहा देखो क्वेश्चन। अब हमारे पास आ जाता है इंक्लूसिव सीरीज दे दी एंड हमको कहा एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, ठीक है। इंक्लूसिव थी 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। अरे सर वही दिक्कत हो गई, 19.2 वाला कहां जाएगा, 29.8 मार्क्स लाने वाला बच्चा कहां जाएगा, दिक्कत हो गई। तो इसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? निहायती आसान तरीका है, निहायती आसान तरीका यही बताता हूं, इधर ही बता देते हैं। हमें क्या करना होता है एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए? हमारे पास जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं, जितनी भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 सारी लोअर लिमिट्स है ना, इन सब लोअर लिमिट्स के अंदर मैं क्या करूंगा, सब लोअर लिमिट्स के अंदर 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। एंड जितनी भी अपर लिमिट्स है ना, उन सब अपर लिमिट्स के अंदर 0.5 ऐड कर दूंगा। अब मैंने 0.5 ही क्यों ऐड करा, तो ध्यान से देखोगे तो 19 और 20 के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो मैंने 1 को आधा बांटा एंड दोनों में दे दिया, दोनों को दे दिया। अपर लिमिट को अपर लिमिट से घटा दिया, ओ सॉरी लोअर लिमिट से घटा दिया एंड अपर लिमिट में ऐड कर दिया। ये समझ जाना बस। तो बस इतना ध्यान रखना है, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा, अपर लिमिट में 0.5 ऐड होगा। लोअर लिमिट में 10 में से 0.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 9.5, 19 में 0.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 19.5। बस ऐसे ही चलती रहेगी कहानी। अब ये देखो 9.5 से 19.5, अगली वैल्यू कितनी आई यहाँ पे सर, इसमें से 0.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 19.5, 29 में 0.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 29.5। एंड ऐसे ही पूरी आगे कहानी चलाते रहना, पूरी आगे चलाते रहोगे। तो अब ये कंटिन्यूअस, ये ना एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई। अब तुम ध्यान से देखो, 19.5 पे खत्म थी, अगली उसी पे शुरू, 39.5 पे खत्म थी, अगली उसी पे शुरू, 49.5 पे खत्म थी, अगली उसी पे शुरू। तो हमने सर उस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आता है सर? नहीं चेंज आता, फ्रीक्वेंसी वही सेम रखना। ये है सबसे अच्छी और मेरी फेवरेट ओपन एंड सीरीज। है तो बहुत आसान सी, बहुत ही आसान है, बट कभी कभी ये भी झटका दे देती है पेपर के अंदर। हमको लगता है हमको आता है इसके बारे में, बट पेपर में जब देखते हैं तो हालत टाइट। अब देखते हैं कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चों को ये चीज पता थी। पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो अब पता लग गई यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ 3 केसेस हैं अपने ओपन एंड सीरीज के, 3 केसेस हैं, तीनों में कुछ अलग डिफरेंस है। अगर तुम देखो तो तुमको पता लगेगा। सर ये आपको क्लास इंटरवल्स प्रोवाइडेड है, पहले दे रखा है बिलो 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड अबव 40। फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिर्फ आप ऐसे ही समझ लो।
इधर भी देखो सर, बिलो 10 दे रखा है, फिर 10 to 20, 30, 30 to 60, 60 to 100 एंड अबव 100। ठीक है सर। अब इन दोनों केसेस में मैंने क्या देखा, इस वाले केस में मैंने देखा कि जो क्लास साइज था वो सेम था। अब मेरी क्लास पूछेगी यार ये क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज होता है क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप। तो अगर तुम देखो तो सब में क्लास साइज सेम है, 10 से 20, 20 से 30, सब में 10-10 यूनिट्स का क्लास साइज था। तो इससे मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया, ये चीज मैंने सोच ली कि सर ये बिलो 10 दे रखा है ना, तो इसमें भी 10 यूनिट्स का ही गैप होगा, इसमें भी 10 यूनिट्स का गैप होगा। तो मैं 10 से 10 यूनिट्स पीछे चला गया। तो मैंने इसको नॉर्मल जब क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करा तो मेरा बिलो 10 की जगह मैंने लिख दिया 0 to 10। फिर तो ये नॉर्मल था ही, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब अबव 40 लिखा था, मुझे क्या पता अबव 40 कितना है? अबव 40 तो जितना मर्जी हो सकता है, 40 से अबव तो सर 40 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट भाई सारे इंटरवल्स में 10-10 का गैप था ना, इसलिए मैंने माना कि ये भी, इसमें भी 10 का ही गैप होगा, 40 to 50 होगा। तो बस यही सीन है सर, जब ओपन एंड सीरीज दे रखी हो एंड क्लास साइज जो है सबका सेम आ रहा है, तो तुम वही अज्यूम करोगे कि जो पहले वाला क्लास है, पहले वाली जो क्लास इंटरवल है और लास्ट वाला क्लास इंटरवल है उसमें भी 10 यूनिट का ही गैप होगा। ठीक है सर, समझ गया मैं आपकी बात। इसमें क्या दिखा आपको? इसमें मैंने देखा कि मेरा जहां से गैप शुरू हो रहा है 10 से 30, इन दोनों के बीच में 20 का गैप है, 30 to 60 दोनों के बीच में 30 यूनिट्स का गैप है, 60 to 100 दोनों के बीच में 40 यूनिट का गैप है। एक पैटर्न सा बनता दिखाई दिया मुझे। पैटर्न क्या दिखाई दिया? 20, 30 और 40 बढ़ता जा रहा है, 20, 30, 40। सर ये हर बारी पैटर्न में 10-10। मैंने क्या देखा यहां पर, मुझे क्या दिखाई दिया? तो मुझे यहां पर क्या लिखूं, जो मेरे क्लास साइज थे उनमें एक पैटर्न दिखाई दिया मुझे। मेरे जितने भी क्लास साइज, क्लास साइज बोल रहा हूं, क्लास इंटरवल्स थे ना, उनसे मैंने क्लास साइज निकाला, मतलब उनके बीच का गैप देखा एंड एक पैटर्न दिखाई दिया कि 10-10 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, यहां पर 40 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब इससे जो अगले वाली वैल्यू है अबव 50, उसमें कितने का गैप होगा? उसका क्लास साइज कितना होगा? 50 होगा, क्योंकि ये 40 है तो 40 में 10 और ऐड कर दो, क्योंकि हर बारी 10-10 यूनिट ऐड हो रहा है, तो इस बारी 50 यूनिट्स का गैप होगा। इसीलिए आपने 100 to 50 लिखा यहां पर। यहां पर आपने 0 to 10 क्यों लिखा? क्योंकि इसके बीच में 20 का गैप था। ठीक है, उससे के बाद 30, मतलब 10-10 बढ़ रहा है, तो अगर आप एक लेवल पीछे जाओगे तो इसके बीच में 10 यूनिट का गैप होगा, इसीलिए आपने 0 to 10 लिखा यहां पर। ठीक है भाई, प्लीज इस चीज को समझना। अगर क्लास साइज में कोई पैटर्न दिखा है तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपने ये फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल और लास्ट वाले क्लास इंटरवल का क्लास साइज डिटरमाइन कर लेंगे। अगर क्लास साइज सेम है तो वो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी सर, कोई परेशानी ही नहीं होगी। 10-10 यूनिट्स है तो मैं पहले वाले में और लास्ट वाले में भी 10 यूनिट का ही गैप मान लूंगा। बट सर जब अगर कोई क्लास साइज में पैटर्न ही नहीं मिल रहा हो, क्लास साइज का कोई पैटर्न नहीं पता लग रहा, तो उस केस में मैं इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाऊंगा कि अबव 90 क्या वैल्यू है। अबव 90, 90 से ज्यादा 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, मुझे नहीं पता लग रहा सर, क्योंकि यहां पर कोई पैटर्न ही डिफाइन नहीं हो रहा। इसके बीच में 50 यूनिट का गैप आया, 10 यूनिट्स का, 20 यूनिट्स का, कोई पैटर्न ही डिफाइन नहीं हो रहा। तो इसीलिए ना मैं लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट क्लास इंटरवल नहीं फाइंड आउट कर पा रहा। ठीक है सर, मेरे से नहीं फाइंड आउट हो पा रही क्योंकि कोई पैटर्न ही फॉर्म नहीं हो रहा। तो बस यही सीन है, यही 3 केसेस हैं। इन तीनों केसेस में ओपन एंड सीरीज आ जाए तुम्हारे पास तो तुम उसको कैसे नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करोगे तुमको पता होना चाहिए। 2 ही केसेस में हो सकता है, जब क्लास साइज सेम हो या क्लास साइज में कोई पैटर्न बन रहा हो। क्लास साइज में कोई पैटर्न नहीं बन रहा तो आप उसको कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज नहीं कर पाओगे। एक और खतरनाक, ये कौन सा था? दिस वॉज द सेकेंड केस ना। फर्स्ट हमारा इंक्लूसिव वाला था, सेकेंड वॉज ओपन एंड सीरीज, थर्ड एक और खतरनाक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। दिस इज द थर्ड
सीरीज और द थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं सर इसको, ठीक है। तो इसमें आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज प्रोवाइडेड है, मान के चलो आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज आपको दे रखी है, ये रही, जिसमें क्लास इंटरवल्स, ये हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल, दिस इज माय फ्रीक्वेंसी। आपको ना लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज भी दो तरीके की होती है, एक होती है लेस देन क्यूमुलेटिव, ये CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो आप क्या करोगे इन दोनों केसेस में, आपको क्या करना है, लेस देन वैल्यू में किसकी ले सकता हूं, मेरे पास सर या तो लोअर लिमिट है या तो अपर लिमिट है, मैं लेस देन वैल्यू किसकी लूं। चलो मेरी क्लास ने कहा सर जितनी भी लोअर लिमिट्स है ना उनकी लेस देन वैल्यू ले लो, तो मैंने कहा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। पहली लड़की खड़ी हुई, उसने कहा सर लेस देन 10 आप वैल्यू कैसे ले सकते हो, जब आपके पास वैल्यू है ही नहीं लेस देन 10 वाली, आपके पास 10 से वैल्यू शुरू हो रही है, 10 to 20, मतलब 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे आपके पास हैं, लेस देन 10 आप कैसे लोगे वैल्यू। तो मैंने कहा दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में जो मैं लेस देन वैल्यू लूंगा ना, जो मैं लेस देन वैल्यू लूंगा वो किसकी लूंगा, अपर लिमिट की, किसकी लूंगा, अपर लिमिट की लूंगा, क्योंकि लोअर लिमिट लूंगा तो इंक्लूड ही नहीं हो पाएंगी सारी चीजें, तो मैं लेस देन वैल्यू लूंगा अपर लिमिट की। तो मैंने वही करा, देखो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ले ली सर सारी वैल्यूज। ये मेरी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 7, 1, 4 और 3। सर अब आप इससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर। तो जुड़ी हुई जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड सम अप कैसे करते हैं, स्टेज वाइज, स्टेज वाइज जब हम उसको सम अप करते जाते हैं दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, तो आपने क्या करा, पहले स्टेज पे लेस देन 20 वाली कितनी वैल्यूज हैं, लेस देन 20 मार्क्स लाने वाले 7 बच्चे हैं, तो वही आ गया सर। लेस देन 30 लाने वाले कितने बच्चे हैं, लेस देन 30 में ये वाले बच्चे भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, तो लेस देन 30 में 7 + 1 दोनों इंक्लूड हो गए, 8 बच्चे। लेस देन 40 में कितने बच्चे हैं, लेस देन 40 लाने वाले ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, तो 7 + 1 8, 8 + 1 8, 8 + 4 इज 12। लेस देन 50 लाने वाले कितने हैं सर, सारे ही आ जाएंगे, लेस देन 50 तो सारे ही लेके आए हैं ना, तो 12 + 3 इज 15। तो ये हो गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ लेस देन सीरीज। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है कि हम लेस देन में कौन सी वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट नहीं रख सकते। यही सेम उल्टा केस चलता है मोर देन के पार्ट में। अब सर मोर देन में दोबारा एक बच्चे ने कहा कि अपर लिमिट लें लोअर लिमिट लें, मैंने कहा चलो अपर लिमिट ले लो, यहां पे भी अपर लिमिट ली है ना, मैंने कहा यहां पर भी अपर लिमिट ले लो। फिर दोबारा वो दीदी उठी, फिर दोबारा उन दीदी ने मुझे बोला कि सर अगर आप अपर लिमिट लोगे तो मोर देन 50 वैल्यू कहां देखोगे, मोर देन 50 वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे देखोगे। तो मैंने कहा दीदी आपने फिर सही बोला, आप हमेशा सही बोलती हो, मोर देन वाले केस में मैं क्या लेने वाला हूं, लोअर लिमिट लेने वाला हूं, मोर देन लोअर लिमिट रखूंगा। तो मतलब सर लोअर लिमिट क्या है, 10, 20, 30, 40, तो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड थी। इस बारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा मैं सर, इस बार जब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस वाले केस में निकाली थी ना, आपने स्टार्टिंग से ऐड करा था, जब आप इस वाले केस में निकालोगे ना तो आप नीचे से ऐड करना, क्योंकि देखो मोर देन 40 निकालना आसान है, मोर देन 40 में सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, तो वो निकालना आसान था, तो आपने सिर्फ मोर देन 40 में 3 बच्चे आ गए। आगे चलो सर, 30 से ज्यादा, मोर देन 30 में 30 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, ये 4 तो हैं ही सर, 40 से 50 जो मार्क्स में लाया होगा बच्चा उसके भी तो मोर देन 30 मार्क्स है ना, तो 3 + 4 = 7। अब इसी लैडर को, इसी को ऊपर ऊपर ऐड करते जाओ, 7 + 1 8, 8 + 7 इज 15।
ये निकल गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मोर देन सीरीज। मोर देन सीरीज के केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से ऐड कर कर निकलती है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में ये ऊपर से ऐड करके निकलती है। तो ध्यान रखना है इस चीज का। दिस इज अवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कैसे एक कंटिन्यूअस सीरीज को तुम क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करोगे वो मैंने सिखा दिया है। अब तुम्हारा एक काम है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास है, ये लेस देन टेबल तुम्हारे पास है, तुम्हें इससे वापस इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा सर? आप ऐड करते जा रहे हो ना, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइडेड है, आप इसको ऐड करते जा रहे हो, मैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करती जाऊंगी या करता जाऊंगा, हो जाएगा मेरा काम, बात खत्म। सर इससे मैं वापस इस पे आपको आकर दिखाऊंगा, ठीक है? एंड आ सकते हो तो मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताना कि हाँ सर मैंने ये लेस देन टेबल से वापस कंटिन्यूअस टेबल तक आने का सफर अपना पूरा कर लिया सर। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ टाइप की स्पेशल सीरीज पे। टोटल 4 या 5 ही है। तो फोर्थ टाइप ऑफ स्पेशल सीरीज इज मिड वैल्यू सीरीज। बात कर रहे थे ना एक चीज के बारे में, मैंने कहा था मिड वैल्यू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज माय मिड वैल्यू। सर जब क्लास इंटरवल नहीं दिया होता, मतलब क्लास इंटरवल दे रखा है एंड हमको उससे मिड वैल्यू कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते थे वो आपने मुझे बताया। यहां दोबारा से बताते हैं। देखो क्लास इंटरवल तुम्हारे पास है, इधर मिड वैल्यू लिख देते हैं, इधर दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 टू 40। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैंने रख दिया 7, 8, 9 और 1। ठीक है सर, आपने रख दिया। मिड वैल्यू कैसे निकालना है सर? मिड वैल्यू निकालने के लिए, या इसी को मिड वैल्यू सीरीज बोलते हैं, उसको निकालने के लिए आपको करना होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। करो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 मैंने करा तो मेरा आंसर निकल कर आया 5। अब सारे मत निकालो सर, सारे निकालने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि इनके बीच का कितना गैप है, क्लास साइज कितना है, 0 से 10 के बीच में 10 यूनिट का गैप है। तो हमेशा याद रखना गैप बिटवीन मिड वैल्यूज is always equals to the gap between class intervals। गैप बिटवीन क्लास इंटरवल्स का एक दूसरा नाम भी होता है जो मेरी क्लास मुझको बताएगी। ठीक है, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं फटाफट बताएंगे कि इसका क्या नाम होता है। ठीक है, गैप बिटवीन क्लास इंटरवल्स का क्या नाम होता है, बस इसको ध्यान रखना कि जितना इनके बीच में गैप होता है हर एक मिड वैल्यू के बीच में, तो सर 5 आया ना आपका मिड वैल्यू, तो अगले वाला कितना आएगा, इन दोनों के बीच में कितना गैप है 10 यूनिट का, तो इसमें भी 10 ऐड कर दो 15। फिर अगला कितना आएगा 25, फिर अगला कितना आएगा 35। बस यही, दो मिड वैल्यूज के बीच का गैप हमेशा क्लास इंटरवल्स के गैप के बराबर होता है। क्लास इंटरवल्स के गैप का एक नाम होता है जो बता चुका हूं पहले ही तुमको, अब तुमको पता होना चाहिए। ठीक है सर, आपने नॉर्मल क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू वाली सीरीज कन्वर्ट कर दी, बट सर अगर आपको मिड वैल्यू सीरीज ही दे दी क्वेश्चन में और आपको कहा गया मिड वैल्यू सीरीज से क्लास इंटरवल्स निकाल के दिखाओ या फिर नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे? तो मेरी क्लास मुझे पता है क्या बोलेगी, मैं तुमको बताता हूं। मेरी क्लास में मैं तुमको बताता हूं कि मैं कैसे निकालूंगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कैसे निकालूंगा। इसका मैं तुमको डेरिवेशन भी करा सकता हूं, डेरिवेशन करके बता देता हूं, वो भी देख सकते हो, या सीधा फॉर्मूला भी बता सकता हूं वैसे तो, बट डेरिवेशन करके देख लो। देखो सर,
आपके पास मिड वैल्यू प्रोवाइडेड है ना, जैसे इस वाले केस में आप ये देखो गैप बिटवीन आपका क्लास इंटरवल्स क्या है, योर गैप बिटवीन द मिड वैल्यूज इज इक्वल टू द गैप बिटवीन क्लास इंटरवल्स। मतलब क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप होता है L2 माइनस L1। मतलब आप ये कहना चाहते हो, इस चीज को ध्यान रखना कि जितना मिड वैल्यूज के बीच का गैप होगा उसको आप L2 माइनस L1 लिख सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं, बिल्कुल यही कहना चाहता हूं। तो इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच में हर एक मिड वैल्यू के बीच में 10-10 यूनिट का गैप है। तो मैंने लिख दिया कि L2 माइनस L1 मतलब मेरा लोअर लिमिट और मेरे अपर लिमिट के बीच का गैप कितना होगा, वो होगा 10 के बराबर, क्योंकि मिड वैल्यूज के बीच का गैप एंड लोअर लिमिट और अपर लिमिट या फिर क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप हमेशा बराबर होता है। L2 माइनस L1 हो गया 10। और सर इधर देखो, ध्यान से देखना, ये जो मिड वैल्यू है ना, ये मिड वैल्यू अगर आप देखो तो फर्स्ट वाली मिड वैल्यू कितनी है 5, वहां पर फॉर्मूला लगाओ, मिड वैल्यू कितना होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू आपकी फर्स्ट केस में कितनी आई है 5, 5 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो सर L1 प्लस L2 बराबर हो जाएगा 10। L1 प्लस L2 बराबर है 10 के, L1 प्लस L2 बराबर है 10 के, और L2 माइनस L1 बराबर है 10 के। अब ये बन गया है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसको जिस मर्जी तरीके से सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन 10वीं क्लास में सीख के आता है बच्चा। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा L1 निकल कर आएगा, फर्स्ट वाले केस में तुम्हारा L1 निकल कर आएगा 0, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले केस की बात करी है तभी मैंने यहां पर 5 रखा है। एंड अपर लिमिट कितना निकल कर आएगा 10। ठीक है भाई, ये मैं नहीं बताने वाला, ये तुम सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशन तुमको दे दी है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया है। एंड इसको सॉल्व करके L1 और L2 का वैल्यू 0 और 10 आएगा। एक पता लग गया ना, मतलब सर आपको पहला इंटरवल पता लग गया, वो है 0 to 10। अब सब में ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा क्या सर, रात से ऐसे तो रात हो जाएगी, तो मत करो, सब में फॉर्मूला अप्लाई मत करो। 0 to 10 आ गया ना, अब यही देखो यही सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। एंड देखना भी है तो वैसे भी देख लो, 10 से 20 के बीच में 15 ही आता है, 20 से 30 के बीच में 25 आता है, 30 से 40 के बीच में 35 आता है, 40 से 50 के बीच में 45 आता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके तुम ये चीज कर सकते हो। बस अगर हमने एक क्लास इंटरवल निकाल दिया ना सर तो अपना काम सेट हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ, ये जिसने कर दिया तो मजा आ जाएगा। क्लास मिड वैल्यूज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये दे रखी है सर, ये मिड वैल्यूज हमको प्रोवाइडेड है, कितनी है मिड वैल्यूज 46, 53 एंड 60। साइज पूछा है, साइज मतलब क्लास साइज। अब तुमको बताता हूं, ये जो मैं बात कर रहा था ना क्लास साइज की, जो वहां पर तुमसे पूछ रहा था, क्या पता किसी ने पॉज करके आंसर दिया भी हो, क्लास साइज ही होता है हमारा गैप बिटवीन क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स के बीच का जो गैप होता है उसी को क्लास साइज कहा जाता है। एंड सर आपने बताया कि जितना भी क्लास साइज होगा, जो भी क्लास साइज होगा ना सर, वो हमेशा गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल हमेशा बराबर होगा गैप बिटवीन मिड वैल्यूज के। एम मतलब पूरा ही लिख देता हूं, गैप बिटवीन मिड वैल्यूज के। मिड वैल्यूज के बीच का गैप कितना है, इसके बीच में 7 यूनिट का गैप है, इसके बीच में भी 7 यूनिट का गैप है। इसका मतलब सर गैप बिटवीन मिड वैल्यूज 7 है, इसका मतलब गैप बिटवीन क्लास इंटरवल्स भी 7 होगा, एंड उसी को क्लास साइज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा सर। आगे चलिए सर, रेंज मांगा है, व्हाट इज द रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू
माइनस लोएस्ट वैल्यू। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल्स टू रेंज। हाईएस्ट इज 60, लोएस्ट इज 20। देखिए ना भाई, बिल्कुल हाईएस्ट 60 है, लोएस्ट 20 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, आंसर निकल कर आया 40। 40 आंसर आया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अपना ये कौन से वाला था, 4 हो गए थे ना। दिस इज द फिफ्थ स्पेशल केस, फिफ्थ एंड द लास्ट। दिस इज द फिफ्थ स्पेशल केस, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज केस। इसका कन्वर्जन अभी नहीं करेंगे, ये ना जब आगे और चैप्टर्स कराऊंगा ना तुमको, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मीन मीडियन मोड, जब ये चैप्टर्स कराऊंगा तब इनका यूज बताऊंगा कि कैसे अनइक्वल का इस्तेमाल करा जाता है या अनइक्वल क्लास इंटरवल को कैसे कन्वर्ट करा जाता है। अभी इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, बस इस चैप्टर में इतना पता होना चाहिए कि अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज क्या होती है। तो भाई नाम से ही पता लग रहा है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, मतलब इनका जो क्लास साइज होगा, इनके बीच का जो गैप होगा वो अनइक्वल होगा। सर 0 to 10 10 यूनिट्स का गैप, 20 to 30 20 यूनिट का गैप आ गया सर। फिर इधर 30 to 80, अरे सर 50 यूनिट का गैप आ गया। फिर 80 to 90 दोबारा से 10 यूनिट का गैप आया। तो सर सब चीजों में जितने भी क्लास इंटरवल्स आए, क्लास इंटरवल्स का जो गैप आया वो अनइक्वल आया। इक्वल क्लास इंटरवल तो हमें पता ही है, जितने अभी तक हम करते आ रहे हैं वो सारे इक्वल क्लास इंटरवल्स के ही एग्जाम्पल थे। तो ये टोटल हमारे कहाँ पे पहुंच गए हैं जी, हम कितने पहुंच गए हैं तुसी। हमने सर जितने भी स्पेशल केसेस थे ना सर, ये भी खत्म कर लिए, ये भी खत्म हो गया सर। स्पेशल केसेस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, टोटल 5 स्पेशल केसेस करे, डन एंड डस्टेड कर दिया, मामला क्लियर कर दिया है। लास्ट रह गया यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर आपने तो हमको 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन कराए हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल और ग्रुप्ड। तो अब ये यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट क्या होता है ये बता देता हूं। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है इससे, बट इसमें एक चीज है, बहुत सिंपल सा है। 2 मिनट समझोगे तो बात क्लियर होगी। बस 2 मिनट इसको देखते हैं टॉपिक को, तब तक अभी तक जितना करा है एक बार एनालाइज करो उसको, प्लीज एनालाइज करो कितनी चीजें कर ली हैं। लास्ट टॉपिक है बस 5 मिनट का, 5 नहीं तो 10 मिनट। तो जी बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, खत्म तो मुझे 1 घंटे में ही करना था, बट मैं वैसे टॉपिक्स ना कराता नहीं। अब मैं चाहता तो कुछ स्पेशल केसेस छुड़वा देता, कुछ टॉपिक छुड़वा देता, बट मेरा मन नहीं मानता वैसे। तो मैं कोशिश यही रहती है कि सारे टॉपिक कवर हो जाए, भले ही तुम्हारे 20 या 25 मिनट ज़्यादा लग जाए मेरे एंड से, ठीक है। तुम बाद में, तुम्हारे को 20-25 मिनट तुम्हारे लिए वो कितने वैल्यूएबल हो सकते हैं तुम्हारे मार्क्स को लेकर, इसलिए मुझे कोई 10-15 मिनट का वो नहीं रहता है। तो बस अब जल्दी से ख़त्म करते हैं, 10-15 मिनट का रहता है, एंड फिर ये लेक्चर, ये चैप्टर सब खत्म हो जाएगा। यूनिवेरिएट बाईवेरिएट से पहले कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है। फिर ये क्योंकि क्लास ही खत्म है तो कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। चूज द करेक्ट मैच। सर करेक्ट मैच देखो चारों में से, पॉज करो, आंसर दो, आंसर दो भैया, आंसर दोगे तभी मजा आएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंडिविजुअल सीरीज में होता है? अरे कहां से चाचा, इंडिविजुअल सीरीज तो अलग ही था। इंडिविजुअल सीरीज का नाम क्या था? इंडिविजुअल सीरीज को हमने किस नाम से देखा था? अच्छा ये तो था ही इंडिविजुअल सीरीज। ये देखिए सर, स्टैटिस्टिकल सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज तो अलग ही थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बिल्कुल अलग थी। ये तो 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। हम इन दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं? इन दोनों को रिलेट करा ही नहीं जा सकता, ये दोनों रिलेट नहीं हो सकते। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये गलत है सर। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल ये थोड़ी होता है सर, ये भी फॉर्मूला गलत है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला है, ये भी गलत। मतलब ऑप्शन नंबर बी ही है जो सही हो सकता है। तो सर आपने ये तो हमें कराया ही नहीं, कि फ्रीक्वेंसी एरे नामक चीज तो आपने हमको कराई नहीं। ओ
तो कैसे करेंगे, पेपर में आ गया तो भाई जो डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, अब उसके हमने कितने सारे नाम देखे। अब देखना डिस्क्रीट सीरीज के, अब तुमको नाम गिनवाता हूं, कितने सारे नाम है अपने डिस्क्रीट सीरीज के। डिस्क्रीट सीरीज का सबसे पहला नाम है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक सबसे पहला नाम इसका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका दूसरा नाम है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अब आप इसका तीसरा नाम देखने जा रहे हैं, एंड इसका तीसरा नाम है फ्रीक्वेंसी एरे। एरे ओए एरे, एरे गहरे नत्थु खैरे। तो ये इसके तीन नाम हैं, ध्यान रखना। डिस्क्रीट सीरीज को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कह सकते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कह सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी एरे भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट इटसेल्फ इन अ क्लास इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, जितनी बार रिपीट होगा, एक मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितनी बार वो मार्क्स लाए जा रहे हैं, कितनी बार वो मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, एन ओपन एंड सीरीज इन दैट केस इज दैट केस इन विच, इज आएगा यहां पर, इन नहीं इज दैट केस इन विच। जल्दी बताइए क्या होता है ओपन एंड सीरीज का केस। ओपन एंड सीरीज सर आपने हमको कराई है, ऐसा नहीं है आपने हमको नहीं कराई बाबू। ओपन एंड सीरीज में आपने हमको कराया कि जो इसमें जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होता है उसमें हमको लोअर लिमिट प्रोवाइडेड नहीं होती, उसकी जगह बिलो 10 दिया होता है, एंड हमको अपर लिमिट भी प्रोवाइड नहीं होती। किसकी नहीं प्रोवाइड होती, जो सबसे लास्ट वाला क्लास इंटरवल होता है। तो क्या हमेशा ओपन एंड सीरीज में बिलो 10 और अबव 100, मतलब बिलो 10 और अबव वैल्यू लिखी होगी? क्या हमेशा इसका लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट मिसिंग होगा? तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ओपन एंड सीरीज का मतलब समझ रहे हो, बोथ एंड ओपन नहीं है इसके। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बिलो वाली मिसिंग हो एंड यहां पर दे रखा हो वैल्यू। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अबव 100 दे रखा हो एंड ऊपर इंटरवल प्रोवाइडेड हो 0 to 10। तो दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। क्या पॉसिबल है बाबू? कि उसका लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल नहीं दे रखा हो, उसका अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल नहीं दे रखा हो, या तो ऐसा हो सकता है दोनों ही नहीं दे रखे हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ लोअर लिमिट ना हो फर्स्ट इंटरवल का, या तो ये हो सकता है कि अपर लिमिट ना हो सबसे लास्ट वाले इंटरवल का, हो सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ना हो। ठीक है ना, आपने तो सर दोनों ही ना वाला केस कराया ना, तो इसीलिए आइदर ए और बी या फिर बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी भी नहीं, मतलब ऐसा सीन है सर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये देखना, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स बिटवीन 70 to 75। 70 से 75 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? एंड ये देखो, ओहो, ये तो लेस देन सीरीज है सर। आपने हमको जो होमवर्क दिया था आपको खुद ही पढ़ना पड़ गया वो होमवर्क। आपको लेस देन 65, लेस देन 70, लेस देन 75 एंड लेस देन 80 वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं। एंड सर हमेशा याद रखना, जब लेस देन के केस में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड हैं तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जब भी लेस देन सीरीज प्रोवाइडेड होगी या मोर देन सीरीज प्रोवाइडेड होगी एंड उसके करस्पॉन्डिंग अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ वर्कर्स या ऐसा कुछ लिखा होगा तो वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। हमको समझना है कि दैट इज नॉट द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सर ये तो मिल गए अपने को वैल्यूज, ठीक है, ये अपने को लेस देन वैल्यूज मिल गया, बट हम लेस देन वैल्यूज का क्या चार डालेंगे? आप हमको इसको नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करके दिखाओ।
तो मेरा भाई, तुम्हारा भाई बिल्कुल करके दिखाएगा तुमको। अब सबसे पहले लेस देन के केस में मैंने तुमको बताया था, लेस देन में कौन सी वैल्यू आती है, अपर लिमिट। लेस देन ये अपर लिमिट वाली वैल्यू है। तो सर इसका मतलब हमें जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं उन सब की अपर लिमिट तो मिल गई, 65, 70, 75 एंड 80। लोअर लिमिट कैसे निकालें सर? लोअर लिमिट कैसे निकालूंगा सर? इन सब के बीच में ना 5-5 यूनिट्स का गैप है, तो क्लास इंटरवल्स के बीच में भी 5 का ही गैप होगा यार। तो इसीलिए 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, ये मेरे क्लास इंटरवल्स आ गए सर। हो गया क्लास इंटरवल्स का तो काम। बट सर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। काम इसलिए नहीं खत्म हुआ क्योंकि हमें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है ना, हमें तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्योंकि 70 से 30 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं वो हमको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बता सकती है। तो ध्यान से देखना, अब 60 to 70 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, 2, 17 एंड 32। अब मैं क्या करूंगा, मैंने याद भी दिलाया था सर, जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से हम क्यूमुलेटिव निकालते थे ना तो हम ऐड करते थे सर। अब सर उल्टा जाना है, वापस जाना है। सीढ़ियां चढ़ चुके, अब सीढ़ियां उतरनी है। तो सीढ़ियां चढ़े कैसे थे, ऐड करके। सीढ़ियां उतरेंगे कैसे, सब्ट्रैक्ट करके। तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा भाई, पहले वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट। 0 में से पुराने वाली वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, 60 to 65 की फ्रीक्वेंसी 0। 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 2। 17 में से अपना इसको सब्ट्रैक्ट करो, 17 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, दिस विल गिव्स अस 15। 32 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करो तो दिस विल ऑल्सो गिव्स अस 15। ठीक है जी। अब ये देख लो, ये तुम्हारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकल कर आई है। चेक करना है सही आई है या नहीं आई है। तो भाई सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना, 32 के बराबर आ रही है ना। लास्ट फ्रीक्वेंसी भी 32, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का 32 आ रहा है, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वाली है वो भी 32, मतलब तुमने अपनी कैलकुलेशन ठीक करी है। अब हमको बताना क्या है, हमको क्वेश्चन में पूछा है सर कि 70 से 75 वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी बताओ। 70 से 75 वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 15। सो दिस विल बी द आंसर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इंटरवल ऑफ 70 to 75 विल बी 15 स्टूडेंट। टोटल 15 बच्चे हो गए। ठीक है जी। ये देखिए जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन देखना है, फटाफट पॉज करें, इसका आंसर देखें। टाइम पीरियड के बेसिस पे होता है ना, तो ज्योग्राफिकल नहीं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्लास मार्क नहीं होता, उसको क्लास इंटरवल कहा जाता है। नहीं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्लास साइज कहा जाता है। ठीक है, क्लास मार्क नहीं, उसको क्लास साइज कहा जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास जरूरी थोड़ी है कंटिन्यूअस वेरिएबल हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो वेरिएबल लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो सर वो तो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। हमने अभी देखा था जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज थी वो 2 प्रकार की थी, एक लेस देन और मोर देन। तो द वर्ड्स रिलेटेड टू मोर देन एंड लेस देन ये इसी का पार्ट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का। एंड ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अब यार देखो, रिवीजन भी करा दिया, छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक समझाया भी, उसका रिवीजन भी करवाया। लास्ट चीज रह गई है, ये लास्ट चीज भी देख लो, यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लो। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम अभी तक करते आए हैं, जितना भी अभी तक हमने करा है ना, वो सारा यूनिवेरिएट ही तो था। यूनिवेरिएट मतलब वहां पे एक ही तो वेरिएबल था सर, हर बार एक वेरिएबल था। आप खुद देखो, या तो आपने मार्क्स लिए बच्चों के, या तो हाइट ली, या कुछ भी ऐसी चीज ली, तो एक ही वेरिएबल था। एंड उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, जैसे ये हाइट है,
दिस इज द ओनली वेरिएबल एंड इस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी रखी। ठीक है, तो हमने जितने भी क्वेश्चन करे ना सर, ये सारे यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ही क्वेश्चन थे, जहां पर एक सिंगल वेरिएबल कंसीडर करा जा रहा था। ठीक है, सिंगल वेरिएबल कंसीडर करा जा रहा था जितने भी हमने क्वेश्चन करे अभी तक। हमने सर इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, देख लो, तुम्हारे को दिखा भी देता हूं। यहां पर भी सिर्फ एक वेरिएबल था, जो भी थे क्लास इंटरवल 0 to 10 एक ही वेरिएबल था। और क्वेश्चन दिखाते हैं, ये देखो मार्क्स जो भी है, बच्चों के मार्क्स हैं, तो सिर्फ बच्चों के मार्क्स हैं, बच्चों की हाइट्स नहीं है। वेरिएबल सिर्फ एक ही है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है। और दिखाते हैं जी आपको, इधर भी साइज ऑफ शूज, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है इधर, सिर्फ ओनली वन वेरिएबल इज हेयर। ठीक है जी, तो ये भी यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही था। तो हमने बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो पढ़ा है ना, वो हमने यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही पढ़ा है। हमने पूरा जो चैप्टर ये पढ़ा, इट इज ऑल अबाउट यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमको पढ़ना है, हमारे कोर्स में है, तो बिल्कुल पढ़ना है, बट छोटा सा पार्ट है उसका। पूरा बाईवेरिएट नहीं पढ़ना हमें, पूरा बाईवेरिएट तो बहुत बड़ा है, हमें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है। एंड दैट छोटा सा पार्ट बता देता हूं। जैसे ये देखो, 5 स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी क्लास के, क्लास 11वीं के, तो मैंने ना 5 स्टूडेंट का नाम लिख दिया, ये मैंने रॉ डेटा कलेक्ट करा है, दिस इज माई रॉ डेटा। मैं बच्चों के पास गया, उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया, दिस इज माई रॉ डेटा, है ना। बच्चों के पास जाके डेटा कलेक्ट करा, बट सर आपने इस बारी सिर्फ एक वेरिएबल, मतलब एक ही बारे में पूछा, एक ही चीज का डेटा कलेक्ट करा, या कुछ ज्यादा वेरिएबल्स के बारे में पूछा? तो भाई मैंने हाइट के बारे में भी पूछ लिया बच्चों की, वेट के बारे में भी पूछ लिया। सो ये हाइट मेरा क्या है, दिस इज माई फर्स्ट वेरिएबल, वेट इज माई सेकेंड वेरिएबल। तो जब सर when we consider two variables while constructing a frequency distribution, सर जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते टाइम एक की जगह 2 वेरिएबल्स को कंसीडर करेंगे, दैट इज माय बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसको सर बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा सर जी। अब एक क्वेश्चन भी करा दो ना सर बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे होता है, क्वेश्चन भी कराता हूं, क्वेश्चन भी कराऊंगा बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। बस एक इतनी सी बात देख लेना कि ये हमने खत्म करा तो हमारा चैप्टर खत्म। हमने अभी पूरा चैप्टर पढ़ा यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यूनिवेरिएट में हमने इंडिविजुअल सीरीज देखी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज देखी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके की थी, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। बाईवेरिएट में इतना सब क्लासिफिकेशन नहीं करना, बाईवेरिएट सिंपल सा हम टेबल बनाएंगे, एक सिंपल टेबल बनाना है। बाईवेरिएट का एक ही क्वेश्चन आता है, या तो उसकी डेफिनेशन आ सकती है, या इस तरीके का डेटा दिया होगा एंड हमसे कहा जाएगा कंस्ट्रक्ट अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। हमसे कहा जाएगा कि एक बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर दिखाओ। एंड 2 वेरिएबल्स कौन से हैं यहाँ पे, ये देखो, हम गए फैमिली के पास, उनसे जाके पहला वेरिएबल हमने पूछा कि सर अपनी इनकम बताइए। फिर दूसरा वेरिएबल हमने पूछा कि सर अपना खर्चा बताइए, अपना एक्सपेंडिचर बताओ, सर अपनी इनकम बताओ। तो बस मैंने 2 वेरिएबल्स के बारे में इंक्वायरी करी। इन 10 घरों में मैं गया था, ये टोटल 10 घर है, 20 क्यों लिखे, 20 घर नहीं है, ये 10 घर हैं टोटल। इनके पास गया, इनकी इंक्वायरी करी। अब कैसे इसको बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करूंगा वो मैं तुमको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, बस वो बताऊंगा, चैप्टर खत्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाला चैप्टर अपना क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब हम इस लास्ट अपने फाइनल क्वेश्चन को कंप्लीट करके इस अपने 1 शॉट लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का जो हमारा 1 शॉट लेक्चर है। सर ये 10 फैमिलीज हैं टोटल, 2 वेरिएबल्स प्रोवाइडेड हैं, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल। अब मैं देखो टेबल कैसे बनाने वाला हूं, उसी से ही आधी चीजें डिटरमाइन हो जाएंगी। ये 25 नहीं है भाई ये 10 फैमिलीज का डेटा है। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग वीकली इनकम, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है।
एंड परसेंटेज सेविंग्स ये हमारा सेकंड वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल्स को एक ही डायग्राम, एक ही टेबल में कैसे प्लॉट करना है वो यहां देखेंगे। सर हॉरिजॉन्टली आप लिख दो अपने एक्स वाले वेरिएबल को। अब एक्स वेरिएबल की ये इंटरवल्स क्यों लिए मैंने, ये इंटरवल्स लेने का कारण क्या है, तो मुझे लोएस्ट वैल्यू मेरी दिखाई दी 225 एंड हाईएस्ट मुझे 500 600 दिखाई दे रही है, 600 भी नहीं 690 दिखाई दे रही है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 690 दिखाई दी, लोएस्ट वैल्यू 225। तो सर मैं इंटरवल्स पता है कैसे लूंगा, 200 से 300, 300 से 400 मेरे एक्स वाले वेरिएबल के लिए। यहां पर मुझे लोएस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है 12 एंड हाईएस्ट दिखाई दे रही है 26। तो मैं इधर कैसे इंटरवल्स लूंगा, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तुम चाहते हो तो 10 से 20 और 20 से 30 लेके भी खत्म कर सकते हो, बट फिर टेबल बहुत छोटी सी बन जाएगी, इसलिए मैंने 5-5 यूनिट्स का गैप लिया। तो इसीलिए मैंने क्या करा है सर, एक्स एक्सिस पे 200 से 300 से यहां तक लेके 600 टू 700। एंड सर जो y वाला वेरिएबल है, जो अदर वेरिएबल है परसेंटेज एक्सपेंडिचर का, उसमें 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25 एंड 25 टू 30, ये सारे वेरिएबल्स मैंने ले लिए। मतलब ये सारी इंटरवल्स जो है वो मैंने ले लिए। कैसे लिए, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, वैल्यूज देखी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लास इंटरवल्स ले लिए। फर्स्ट फैमिली में दोनों चीजें देखेंगे। पहली 550 इसकी टोटल इनकम है एंड 12 इसका परसेंटेज एक्सपेंडिचर है, 550 और 12। अब ध्यान से 550 550 550 सर यहां पर आएगा 500 और 600 के बीच में 550 आएगा, मतलब इस लेन में मेरा आंसर आएगा। ठीक है, इस लेन में मेरा आंसर आने वाला है। वाई पे कितना है 12, 12 किधर आएगा सर, 10 से 15 के बीच में 12 आएगा। हो गया सर, कहां कट रहे हैं दोनों, इस वाले डब्बे में कट रहे हैं। तो इस वाले डब्बे में मैं एक टेली मार्क बना दूंगा, एक ऐसे टेली मार्क बना दिया बस। ठीक है, जहां पर ये दोनों एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जब ये मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर एक टेली मार्क बना दिया। ये फर्स्ट फैमिली का हो गया। सेकंड फैमिली के लिए 623 और 14। 623 आएगा इस वाली कैटेगरी में, 14 आएगा यहीं से, तो एक टेली मार्क इधर भी लगा दिया। अगला देखो 310 और 18, 310 आएगा इधर, 18 आएगा इधर, तो एक टेली मार्क लगा दो इधर। 420 और 16, 420 और 16, 420 और 16 आएगा इधर, तो 420 और 16 एक टेली मार्क लगा दिया इधर। 600 और 15, 600 और 15, 600 आएगा इस कैटेगरी में एंड 15 का है 15, 10 टू 15 में 15 नहीं आता, 15 इधर आएगा। 600 टू 15 इधर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है सर, आगे चलो। 225 और 25, 225 आएगा इधर, 25 किधर आएगा इधर, 225 एंड 25। अगली वैल्यू 310 और 26, 310 आएगा इधर, 26 आएगा इधर, 310 और 26। आगे देखो सर 640 और 20, 640 आएगा इधर, 20 किधर आएगा, 20 आएगा इस वाली कैटेगरी में, 20 इधर, 640 और 20 इधर लगा दिया एक टेली मार्क। ठीक है सर, 640 और 20। 512 एंड 18, 512 आएगा इधर और 18 किधर आएगा इस वाली रेंज में, 512 और 18। लास्ट है, लास्ट फैमिली 690 और 12, 690 कहां पे आएगा इधर, 12 आएगा इधर, ये रहा इधर एक क्लास मार्क आ गया, टेली मार्क आ गया। मतलब इधर कितने टेली मार्क्स हैं, 0 0 0, इधर कितने हैं 1, तो 1 लिख दिए। इधर कितने हैं 2, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर है ही नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर कितने टेली मार्क्स हैं, 1 है, इधर कितने टेली मार्क्स हैं, 1 है। 0 0 0, इधर एक टेली मार्क्स है तो 1 लिख दो,
ठीक है, अब बस अपने को क्या करना है, ऐड करना है। पहले हॉरिजॉन्टली भी ऐड, वर्टिकली भी ऐड कर दो, फिर हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर देना। तो हॉरिजॉन्टली मैंने ऐड करा, 0 + 0 + 0, 1 + 2 = 3 वैल्यू आ गई। 0 कुछ नहीं होगा, 1 + 1 + 1 सर सबको ऐड करा तो आया 4, 0 0 0 0 1, तो वैल्यू आ गई 1। इधर 1 + 1 2, इस सब का टोटल करो, 3 + 4 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10। ठीक है सर, जब मैंने वर्टिकली ऐड करा ना तो 10 बन गया, एंड 10 फैमिलीज का ही डेटा था। मतलब आपने वर्टिकली तो डेटा ठीक अलॉट करा है। क्या हॉरिजॉन्टली भी डेटा ठीक अलॉट हुआ है, अभी देख लेते हैं। ओ सॉरी, हॉरिजॉन्टली डेटा ठीक अलॉट हुआ है, वर्टिकली देखते हैं कि सही है या गलत। तो वर्टिकली अब ऐड करते हैं, 0 0 0, इधर आएगा 1, 0 1, इधर हो जाएगा 2, ये सारे 0 हैं, सिर्फ एक 1 है, तो इधर 1, 1 + 1 2, 2 + 1 + 1 = 4। अब ये सबको ऐड करो, 0 + 2 + 1, 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और ये 2 6, 6 + 4 10। तो सर चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टली ऐड करो, चाहे वर्टिकली ऐड करो, किसी भी तरीके से करके देख लो, 10 आंसर आ रहा है। तो आपने क्या करा, आपने x और y बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने करके दिखा दिया। सिर्फ इतना ही करना है बाइवेरिएट के बारे में। यूनिवेरिएट में तो बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारा क्लासिफिकेशन देखा, बट बाइवेरिएट में अपने को सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा चैप्टर अपना क्लोज है, इसके अलावा कुछ है नहीं अपने पास। ठीक है गाइस, तो हमने क्या देखा पूरे इस अपने वन शॉट के अंदर। सर हमने ना शुरू में सारा कुछ ना यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा, कैसे हम एक वेरिएबल रख के क्लासिफिकेशन करते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, ज्योग्राफिकल क्रोनोलॉजिकल हुआ, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हुआ, क्वालिटी को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, क्वालिटीज या एट्रीब्यूट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन चलता ही रहा, बहुत सारे अलग अलग तरीके के देखे हमने, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, इंडिविजुअल सीरीज, ये सब सीरीज देखी है ना। एंड कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज भी देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आगे जाके हम क्वेश्चंस करेंगे ना मीन मीडियन मोड के, तो उन स्पेशल टाइप की सीरीज के बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइज, तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर सीइंग दिस सेशन। अब मैं तुमसे नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं विद अनदर चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।